चले भाई। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे और ये भी उम्मीद कर लेते हैं कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जा रहा होगा, क्योंकि आज की डेट शायद आपको पता हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बेटा आज 26 है, इंपॉर्टेंट ये है कि आज दिसंबर की 26 है। इसलिए कभी डेट कोई पूछे तो ऐसा मत बोला करो बीइंग अ स्टूडेंट कि आज 26 है, ये बोला करो 26 ऑफ दिसंबर है। और अभी तक जो आप देख रहे होंगे ना कि फरवरी 15-20 के लगभग से एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं और कोविड नहीं आ रहा तो कैंसिल नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत उम्मीद की लहर आई थी चाइना की तरफ से, और बीइंग अ स्टूडेंट हमको बड़ी खुशी होती कि ऐसी खबरें आती रहें, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला बेटा। और मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ आज जब यहाँ तक बात आई है कि बेटा अगर कल को कभी ऐसा हो और कोई ऐसी खबर आए कि एग्ज़ाम कैंसिलेशन हो जाएंगे या होने की कुछ चल रही है, बेटा आप इस प्लेनेट पर सबसे दुखी इंसान होने चाहिए। क्योंकि बेटा अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हो, जैसे जिन्होंने को देने नहीं मिला, तो बेटा इश्यूज बहुत आते हैं आगे के लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ कि एक बैंक ने बेटा इंटर्न्स बुलाए थे 12th पास वाले बच्चों को, और इंटर्न्स के लिए जब उन्होंने एडवर्टीजमेंट पोस्ट डाली थी कि हमको 12th पास वाले जो बच्चे हैं वो हमको इंटर्न्स के लिए चाहिए हैं, तो उन्होंने उस एडवर्टीजमेंट में स्पेसिफिक लिखा था कि हमको वो बच्चे नहीं चाहिए जो कोविड वाले हैं, मतलब जिनको वो प्रमोशन मिल गया है। उसके ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा अपोज भी किया था कि भाई ऐसा तो आप गलत कर रहे हो। तो उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया था बैंक ने कि हम उनका मतलब ये नहीं बताना चाह रहे कि वो इन्फीरियर हैं, हम बस इसलिए नहीं उनको लेना चाह रहे कि उनको अभी वो प्रैक्टिकल नॉलेज या वो नॉलेज नहीं है जो शायद होता अगर वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते। तो अगर अपन को बीइंग ए स्टूडेंट ऐसा कभी कभी लगता है कि बढ़िया है कोविड आ जाए और एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए और एग्जाम ना देना पड़े, बट बेटा ऐसा होता नहीं है, दिक्कत बहुत आती है। तो इसलिए एग्ज़ाम हैं, अभी तक तो बिल्कुल हैं और 100% होंगे, कोई टेंशन ऐसा सच है नहीं। बढ़िया बेटा, और अब समय ऐसा आ गया कि प्रिपरेशन बहुत हद तक या बहुत लेवल तक अब बढ़िया चलनी चाहिए। चलें सर, इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, हम कल बात कर रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, और उसमें आज जो हमने डिस्कस करना है वो करना है बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। So basically the whole chapter comprises of 3 decisions, or we can say 3 financial decisions. पहला था फाइनेंसिंग, जो हमने कल की क्लास में आपके साथ खत्म किया, जिसका लेमन लैंग्वेज में हम बात करते हैं और जिसको बोलते हैं पैसा कहां से लाएं। करेक्ट है बात सर? अब पैसा कहां से लाएं ये हमने कल समझा था, और जब हम आज सेकंड डे पर खड़े हैं तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपके हाथ में पैसा है। अब प्रॉब्लम यह है कि सर बहुत ज्यादा देर तक मैं उस पैसे को होल्ड नहीं कर सकता हूं। सर इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि आप जितना ज्यादा उस पैसे को होल्ड करोगे उतनी अननेसेसरी कॉस्ट आपको बियर करनी। तो कितना बढ़िया हो कि सर जैसे ही पैसा आया इसको काम पर लगा दो कि अपनी कॉस्ट वो पैसा खुद रिकवर कर ले। तो अब पैसे को हमने काम पर लगाना है और वही डिसीजन कहलाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बोलो क्या बात मेरी समझ में आती है? पैसा कहां से लाएं इज कॉल्ड फाइनेंसिंग, और पैसा कहां लगाएं इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब नोट्स में आपको क्या करना है बेटा, जो बिल्कुल हाईलाइटेड पार्ट है ना वो रेड में और ग्रीन में, आप केवल उस पर ध्यान दें और बिल्कुल आपका 101% बेटा काम हो जाएगा, आप बिल्कुल चीजें समझ जाएंगे। बोलो क्या बात समझ में आती है? आइए साहब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। कर लें? आगे सब लोग। सबसे पहला क्या लिखा है सर? अ फर्म हैज टू चूज वेयर टू इन्वेस्ट दीज रिसोर्सेस। सर जो फाइनेंसिंग के थ्रू मैं पैसा लेकर आया हूं, ये फर्म को डिसाइड करना है, ये चूज करना है कि इन रिसोर्सेस को कहां पर इन्वेस्ट किया जाए। और जब भी आप पैसे को इन्वेस्ट करने की बात आती है तो बेटा अगेन आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, वेदर टू इन्वेस्ट योर फंड इन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का एक और नाम होता है बेटा कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ऑन द अदर एंड शॉर्ट टर्म इज नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। while you are making the decision of long term, आपको बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि लॉन्ग टर्म डिसीजंस इररिवर्सिबल होते हैं। आप एक बार अगर डिसीजन लेते हो लॉन्ग टर्म का तो बेटा चाहकर भी उसको आप वापस रिवर्स नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला तो लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए पैसा फंसेगा, और दूसरा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इसमें इन्वॉल्व होता है।
और कल को सर अगर आपने सोचा ही है कि नहीं सर मुझे मेरा लॉन्ग टर्म डिसीजन को रिवर्स करना है, वापस लेना है, तो फिर बेटा आपको उसके लिए भी ह्यूज कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। इसलिए while you are taking the long term decisions you must be, you should be very careful, क्योंकि लॉन्ग टर्म डिसीजन का इंपैक्ट ना केवल बेटा करंट ईयर में रहेगा, जिस समय आपने जिस साल ये डिसीजन लिया है केवल उस समय उसका इंपैक्ट नहीं रहने वाला है, आने वाले कई सालों तक इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं सर वर्किंग कैपिटल डिसीजंस की, जिनको आप बोलते हो शॉर्ट टर्म डिसीजंस, सर ये वो डिसीजन है जो आपकी डे टू डे ऑपरेशंस को इंपैक्ट करेंगे, जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करेंगे, जो आपकी लिक्विडिटी को इंपैक्ट करेंगे। सो व्हाइल यू आर टेकिंग और मेकिंग दी वर्किंग कैपिटल डिसीजन, शॉर्ट टर्म डिसीजन, तब भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने एक वर्किंग कैपिटल एक शॉर्ट टर्म डिसीजन गलत लिया तो पहला तो वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करेगा और सेकंड वो आपकी लिक्विडिटी को हिट करेगा। So while you are making the whole investment decision which comprises of long term as well as short term, आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये पैसा कहां लगाया जाए। अब सर पैसा कहां लगाया जाए, जब हम फाइनेंसिंग डिसीजन ले रहे थे तो याद है कुछ बातें, कुछ फैक्टर्स हमारा साथ दे रहे थे, कुछ फैक्टर्स हमारी हेल्प कर रहे थे, तो वैसे ही बेटा जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो भी कुछ बातें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्प करेंगे कि हम बहुत एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएं। तो उसमें फैक्टर नंबर 1 क्या लिखा आप देखो, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट क्या बोलता है भाई साहब, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट क्या बोलता है भाई साहब, कि सर जिस भी प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाना चाह रहे हो, जिस भी प्रोजेक्ट में अगर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं, से फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, देखो आपके एग्जांपल में अपन लिखा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो मैं ये देखूं कि सर जिन भी 3 प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, जिन भी 3 ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, इसके मैं ओवर द लाइफ ऑफ द पीरियड मैं ये 3 मशीन्स खरीदने जा रहा हूं। सो से फॉर एग्जांपल मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2 और मशीन नंबर 3, और मुझे डिसीजन लेना है कि मैं 3 में से कौन सी मशीन खरीदूं। तो इन तीनों मशीन की मैं लाइफ देखूंगा कि कितनी कितनी लाइफ है, और ऐसा अपन मान लेते हैं कि सबकी लाइफ है 10 ईयर्स, ये मशीनें कितने चलेंगी, सारी 10-10 साल। सर अब ओवर दी पीरियड ऑफ 10 ईयर ये मुझको कितना इनकम देंगी और कितना ये हमसे खर्चा मांगेंगी, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इसी को क्या बोलेंगे, कैश फ्लो पोजीशन। आप देखो पहले केस में लिखा है 5 लाख का इनफ्लो होगा, दूसरे में क्या लिखा है 7 लाख का इनफ्लो होगा, और तीसरे में लिखा है 2 लाख का इनफ्लो होगा। आप मुझे बताएं आउट ऑफ 3 ऑप्शन विच वन इज बेस्ट, नंबर 2। आपने नंबर 2 क्यों बोला, ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो पोजीशन, क्योंकि सर नंबर 2 ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर मैं यहां पर पैसा लगाता हूं तो पैसा फंसेगा 10 साल के लिए और मुझे इनफ्लो कितना करके देगा, 7 लाख, क्योंकि तीनों में सबसे बेस्ट है। अरे हाँ, लेकिन सर किसी के मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर 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 ये तो तब हो गया जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, कल को मेरे पास ऑप्शन एक है और मुझे डिसाइड करना है कि इस ऑप्शन में इन्वेस्ट करूं या, तब कैसे होगा। अरे क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा, सर अगर मुझे मेरे घर वालों ने 3 लड़कियों की फोटो दी तो मैं कंपेयर करूंगा ज्यादा गोरी कौन, ज्यादा सुंदर कौन, अरे हाँ या ना। लेकिन सर अगर एक ही फोटो दी और मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं इससे शादी करूं या, तो कंपेयर करने के लिए तो कुछ है नहीं ना, अरे हाँ या ना। तो सर फिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनाया गया जिसका नाम है रेट ऑफ रिटर्न्स। अरे क्या मेरी बात दिमाग में जा रही है क्या, तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बना, रेट ऑफ रिटर्न्स। अगर आपके पास सिंगल ऑप्शन हो, सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान हो, तो आप रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पर, सर रेट ऑफ रिटर्न मतलब राजा इन्वेस्ट कितना किया, से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए, सर कमाया कितना, रिटर्न अर्निंग कितनी हुई। अगर आपका अर्निंग का रेट कॉस्ट से ज्यादा होगा तो इन्वेस्ट कर दो। आपने जो लोन लिया था फॉर एग्जांपल कल के एग्जांपल में वो कितना था 10%, मैं इस 10 लाख के लोन को जहां लगा रहा हूं उससे मुझे जो प्रॉफिट आने वाला है वो 15% आएगा। बताओ इन्वेस्ट करूं कि ना करूं, कैसे पता चला, बिकॉज सर योर रिटर्न इज ग्रेटर देन योर, और सर जहां से इनकम ज्यादा हो खर्चे की कंपैरिजन में तो सर फिर तो कोई दिक्कत ही। तो पहला फैक्टर क्या होता है, कैश फ्लो पोजीशन, दूसरा क्या होता है राजा, रेट ऑफ रिटर्न, एंड तीसरा और आखिरी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अरे समझ में आती क्या बात,
तीसरा क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। एक बार वो रेड रेड में जो लिखा है ना उसको पढ़ के देखते हैं सर। दीज इन्वॉल्व कैलकुलेशंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लोज, रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क इन्वॉल्व इन दी प्रोजेक्ट। मतलब सर जब मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, मेरा इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या है? क्या मेरा इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया रिस्क है? अगर रिस्क है तो मैं सबसे कम रिस्क वाले में लगाऊं। क्या मेरा क्राइटेरिया रेट ऑफ रिटर्न है तो मैं वहां पर लगाऊं जिसका रिटर्न सबसे ज्यादा। क्या मेरा क्राइटेरिया कैश फ्लो पोजीशन है तो जिसका कैश फ्लो सबसे अच्छा होगा वहां लगाऊंगा। तो तीसरा मतलब आपका इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया, मतलब उसी शादी के एग्जांपल को बोलूं, सर मेरा क्राइटेरिया क्या है? क्या मैं ऐसी बंदी चाहता हूं जो जॉब करती हो? क्राइटेरिया समझो आप। क्या मैं ऐसी बंदी चाहती हूं जो खुद भी चार्टर्ड हो? क्या ऐसी बंदी चाहता हूं जो भले कुछ भी हो, नहीं हो, पढ़ी लिखी ना हो, अनपढ़ हो, लेकिन गोरी हो? क्राइटेरिया। सर आप अगर क्राइटेरिया के बेसिस पर चलोगे तो उस क्राइटेरिया, जिस पर्पस से आपने इन्वेस्ट करना है, उसी पर्पस के हिसाब से ही आप डिसीजन लोगे। क्या बात समझ में आ रही है? सो सर इन्वेस्टमेंट में आपने तीन बातें ध्यान रखनी है, कैश फ्लो पोजीशन, रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। और इन बातों को ध्यान में रख के हम डिसीजन कौन सा लेंगे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बोलो साहब यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। अब हमने पहले डिसीजन में यह सीखा कि पैसा कहां से लाएं, ला लिया, कॉल्ड फाइनेंसिंग। पैसा कहां लगाएं, कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब जैसे ही आपने कहीं पैसा लगाया तो उससे अर्निंग तो होगी ना, कमाओगे ना कुछ, और जो कमाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट, या जनरली आप बोलते हो नेट प्रॉफिट। अरे हां या ना? अब सर जब आपके हाथ में प्रॉफिट आ जाएगा तो आपने डिसीजन नंबर कौन सा लेना है? कौन सा डिसीजन लोगे? डिसीजन नंबर 3। अरे हां या ना? और तीसरे डिसीजन का नाम क्या है? सर डिसीजन नंबर 3 का नाम होता है डिविडेंड डिसीजन। अब क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड? तो सर डिविडेंड का मतलब होता है पार्ट, और यू कैन से पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। सर ऐसा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूटेबल हो, डिस्ट्रीब्यूट करने के लायक हो, उस पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या डिविडेंड पे करना कंपलसरी है? सर अगर कंपलसरी होता तो डिसीजंस थोड़ी लेने पड़ते, फिर तो कंपलसरी है तो मतलब देना ही है। अगर हम डिसीजन की बात कर रहे हैं दैट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इज नॉट कंपलसरी। हमने ये डिसाइड करना है, कंपनी ये डिसीजन लेती है कि डिविडेंड बांटें कि ना बांटें, और उसी डिसीजन को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड डिसीजन। बोलो चलेगा? अरे सर क्या दिक्कत है, प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को डिविडेंड बांट देना चाहिए ना। राजा ऐसे नहीं होगा। आप सोच कर देखो, आप अकाउंटेंसी में एक टर्म पढ़ते हो जिसको आप बोलते हो जनरल रिजर्व, या रिजर्व नाम का एक कॉलम होता है। तो सर हम उस रिजर्व में पैसे को इकट्ठा करते, प्रॉफिट में से निकालकर उस रिजर्व में ट्रांसफर करते हो कि नहीं अकाउंटेंसी में? मतलब आपके घर की गुल्लक। सर गुल्लक में आप पैसा क्यों डाल रहे हो? कि कल को कोई इमरजेंसी आ जाए। अच्छा, कंपनी में तो इमरजेंसी आने का मतलब ये होता है कि कल को उसके सामने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए, और उसने पैसा तो सब भी बांट दिया था डिविडेंड में, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी को इन कैश नहीं कर पाएगा। इसके लिए वो क्या करते हैं? पैसा जमा करके रखते हैं। तो उनको यही तो डिसाइड करना है कि कितना पैसा जमा करके रखें और कितना पैसा बांट दें इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड डिसीजन। अरे हाँ या ना? अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि डिविडेंड बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए? तो अगेन सर फिर कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ बातें हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, और वो बताएंगे कि इस सिचुएशन में डिविडेंड बांट देना चाहिए और इस सिचुएशन में डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए। बोलो हाँ या ना? पक्का? अच्छा, रेड में अगर आप देखोगे मैंने डिविडेंड का बिल्कुल हल्का सा मीनिंग लिख रखा है। डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ दैट प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी। मतलब सर डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट। और इतना तो आप समझदार हैं कि सर जब हम शेयर होल्डर को पैसा बांटने जा रहे हैं दैट मींस उस प्रॉफिट में से हमने टैक्सेस जो भी हैं वो पे कर दिए। अरे हाँ या ना? पक्का ना? आइए साहब अब फैक्टर्स की बात करते हैं कि सर डिविडेंड डिसीजन लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात क्या लिखी है राजा? और अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है सर, प्रॉफिट में से बांटना है ना, तो उसके लिए प्रॉफिट का होना बड़ा।
तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? अर्निंग्स। अगर कंपनी के पास अर्निंग बहुत अच्छी है, इतना प्रॉफिट है कि डिविडेंड बांटा जा सकता है, तो फिर डिविडेंड बांट देना चाहिए। तो सबसे पहला आप फोकस किस पर करोगे? कंपनी की अर्निंग पर। सेकंड क्या लिखा बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर जो आप कंपनी ने जो इस साल अर्न किया है वो ऐसा तो नहीं कि इस साल कर लिया, पिछले 5 साल से कुछ अर्न ही नहीं किया था, या ऐसा लग रहा हो कि यार इस साल तो इतना प्रॉफिट कमा लिया, अगले साल हो नहीं हो भरोसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर अभी बांटो मत, डिविडेंड उसको, अर्निंग को बचा कर रखो। जैसे मैं आपको इसको सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सर आपकी प्रॉफिट मतलब आप समझो आपकी गुल्लक में आपने पैसा डालना है और आप सोच रहे हो कि पैसा गुल्लक में डालें कि खर्च कर दें। तो मैं बोल रहा हूं खर्च करना मतलब डिविडेंड बांटना, और गुल्लक में डालना मतलब रिजर्व में डालना, रिटेन अर्निंग करना, रिटेन करना। सर आप खर्च तब कर दो, मतलब डिविडेंड तब बांट दो जब आपको पैसा हर महीने पॉकेट मनी के रूप में, या तो रिलेटिव्स आते ही रहते हैं और देते ही रहते हैं, मतलब सर अर्निंग क्या है आपकी? स्टेबल है, तो डिविडेंड बांट देना चाहिए। अब रिश्तेदार कभी तो आए थे, अब पता नहीं कब आएंगे, और घर वाले पैसे देते नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है जो आपको 100 रुपए का नोट मिला था वो खर्च कर देना चाहिए या गुल्लक में डाल देना चाहिए? मतलब सर जब स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग ना हो तो फिर डिविडेंड बांटने से बचना चाहिए। अरे हाँ या ना? तो पहला क्या था राजा? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। सर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं सर, उसकी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने की पॉलिसी क्या है? क्या वो हर साल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है? हाँ सर करता है, तो इस साल भी करो। क्या हर 2-2 साल में डिस्ट्रीब्यूट करता है? हाँ सर करता है, तो हर 2-2 साल में करो। अगर कोई भी कंपनी बेटा डिविडेंड को एक रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पर डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो जो उसके शेयर होल्डर होते हैं, जो उसके इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कंपनी में पैसा इसी माइंडसेट से लगाते हैं कि मैं इस कंपनी में पैसा इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये कंपनी हमें डिविडेंड देती है। तो अगर कोई स्टेबिलिटी है, कोई रेगुलरिटी है डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो फिर कंपनी को उसी रेगुलरिटी के साथ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो पहला क्या था? अर्निंग। दूसरा क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। तीसरा क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। चौथा क्या है राजा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर अगर ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में ये देख रहा है कि कुछ तो अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, कुछ तो हमें नए वेंचर्स, नए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, तो फिर पैसा बचा कर रखना चाहिए, सेव कर कर रखना चाहिए, और उसके इसमें डिविडेंड या कम बांटना चाहिए। और अगर कंपनी को लगता है कि यार अभी तो साल भर ऐसी कोई ग्रोथ या ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट या ऐसे कोई हमें नए वेंचर में काम नहीं करना है, तो फिर उस केस में आपको डिविडेंड बांट देना। से फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी की बात करें, मान लो रिलायंस कंपनी जब जियो लॉन्च हुआ था उसके पहले, जब जियो लॉन्च हुआ उसके पहले उन्होंने देखा कि हमारे नेट प्रॉफिट में 1000 करोड़ रुपए आ गए। अब वो सोच रहे हैं क्या डिविडेंड बांटें कि ना बांटें, तो उन्होंने देखा होगा कि नहीं नहीं यार, हम टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री मार रहे हैं जियो के नाम से, और उसमें तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो उनने सामने देखा कि ग्रोथ तो है, अपॉर्चुनिटी तो इस केस में उन्हें डिविडेंड बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए? आंसर इज नहीं बांटना चाहिए, उन्हें डिविडेंड देने से बचना। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो अगर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं तो फिर डिविडेंड कम बांटो या बांटने से बचो, और अगर ग्रोथ का भी फिलहाल नहीं दिख रहा है तो बेटर टू बी डिस्ट्रीब्यूट दी डिविडेंड। हाँ या ना? पक्का? पहला क्या था? अर्निंग। सेकंड क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। तीसरा क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। चौथा क्या है? ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। यहां तक क्लियरिटी है? सर अगला क्या लिखा है? अच्छा आप मुझे बताओ, इफ कंपनी इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, ये इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? और आउटफ्लो होगा, और अच्छा खासा आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो करने के लिए कैश भी तो होना चाहिए। अरे हाँ या ना? मतलब कंपनी के पास लिक्विडिटी है नहीं, कैश है नहीं, और आउटफ्लो करने के लिए बैठ गए, तो क्या हो पाएगा? तो सर बिफोर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, कंपनी को अपनी कैश फ्लो पोजीशन भी चेक कर लेनी चाहिए। अरे हाँ या ना? तो इसको क्या बोलते हैं? कैश फ्लो पोजीशन। बोलो सर, क्या यहां तक बात समझ में आती है? वो भी चेक करना है। नेक्स्ट क्या लिखा बेटा? शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। ये बड़ा जरूरी है कि आपकी कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो किस तरीके का है। क्या आपका शेयर होल्डर ऐसा है जिसको डिविडेंड अच्छा लगता है? दो तरीके के शेयर होल्डर होते हैं बेटा, एक का प्रेफरेंस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिविडेंड चाहिए,
और दूसरा शेयर होल्डर क्या होता है? वेल्थ को मैक्सिमाइज करने वाला। तो आप देखो आपका शेयर होल्डर कैसा है, क्या वो डिविडेंड को पसंद करता है, वो डिविडेंड को चाहता है? अगर हाँ तो फिर आपको डिविडेंड बांट देना चाहिए। जबकि बहुत सारे शेयर होल्डर ये होते हैं बेटा, वो कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे कंपनी मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, तुम तो वेल्थ को मैक्सिमाइज करके दो। तो अगर आपका शेयर होल्डर ऐसा है तो फिर आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि अगर आपका शेयर होल्डर है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाला और आपने दे दिया उसको डिविडेंड, तो बेटा वो कह देगा कि अच्छा चलते हैं दुआओं में, वो आपकी कंपनी को छोड़ देगा। फिर वो ऐसी कंपनी ढूंढेगा जो वेल्थ को मैक्सिमाइज करने पर फोकस करती है रेदर देन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो ये भी आपको चेक करना है कि आपके शेयर होल्डर का प्रेफरेंस क्या है। अगला क्या लिखा बेटा? टैक्सेशन पॉलिसी। अगला क्या है? टैक्सेशन पॉलिसी। आपको पता है ना, डिविडेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो बेटा गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह भी लेती है। ये पता है क्या आपको? एक टैक्स लगता है जिसका नाम है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। क्या बोला मैंने? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अच्छा, आपने पता लगाया कि यार अगर हम डिविडेंड बांट रहे हैं तो अभी ना डीडीटी की रेट बहुत ज्यादा है, अभी टैक्सेस ज्यादा लगेंगे, तो क्या डिविडेंड बांटना चाहिए? क्योंकि टैक्सेशन पॉलिसी आपके फेवर में, तो फिर आपको डिविडेंड बांटने से बचना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है सर कि टैक्सेशन पॉलिसी आपके फेवर में, अगर मैं अभी डिविडेंड बांट भी देता हूं तो टैक्सेस मुझे कम देने पड़ेंगे, तो फिर डिविडेंड बांट देना। देखो रेड में क्या लिखा है? इफ टैक्स ऑन डिविडेंड इज हायर इट वुड बी बेटर टू पे लेस। क्योंकि अगर बेटा डिविडेंड पर टैक्स ज्यादा लग गया तो फिर तो डिविडेंड बांटना और नहीं बांटना बराबर हो गया। शेयर होल्डर के हाथ में तो बेचारे के में कुछ गया ही नहीं ज्यादा, तो आपने सरकार को ही चढ़ा दिया है। अरे हाँ या ना? तो हायर टैक्स मींस लोअर डिविडेंड, हाँ या ना? पक्का? अगला चलते हैं सर, नेक्स्ट क्या लिखा? ये बड़ा ध्यान देना बेटा कि सर अगर आप अनाउंसमेंट करते हो कि हमारी कंपनी मालिक डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है, तो फिर आपको क्या चेक कर लेना है कि स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या होगा। अगर आपको लगता है कि सर डिविडेंड बांटने से हमारे शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी तो डिविडेंड, और आपको लगता नहीं ये नेगेटिविटी का काम करेगी, देयर आर सो मेनी कंपनीज जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी डिविडेंड नहीं बांटा। एक आध का नाम बताएं सर। डीमार्ट भी, और रिलायंस भी है। इन लोगों ने कभी अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी डिविडेंड बांटा ही नहीं। और अब सोचकर देखो कल अनाउंसमेंट आ जाए कि रिलायंस कंपनी या डीमार्ट कंपनी ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। एज एन इन्वेस्टर, एज एन मार्केट प्लेयर, आप इसको पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे? क्या मेरी बात समझ में आई? आप सबके दिमाग में अच्छा अभी तक नहीं बांटा, अब बांट रहे हैं, मतलब इनके पास ग्रोथ वगैरह अपॉर्चुनिटीज, तो भैया इनके शेयर बेचो किसी दूसरे में लगाओ। नेगेटिव का काम कर रही है। तो आपको यह भी चेक करना है कि स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट का रिएक्शन क्या होने वाला है। अगर आपके फेवर में होने वाला है, आपकी प्राइस को बढ़ाने वाला है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और आपको लगता है कि नहीं यार ये तो नेगेटिविटी हो जाएगी, ये हमारी शेयर प्राइस को गिराएगा, तो फिर डिविडेंड बांटने से बचना। क्योंकि हमारा काम बेटा शेयर प्राइस बढ़ाना है या कमाना है? उसको ही क्या बोलते हैं? वेल्थ टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ। ध्यान रखना है मालिक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ही, और उसी के लिए हम इतनी सारी पंचायत कर रहे हैं। अगर उसको ही छोड़ दिया तो फिर तो ये सब करने का कोई मतलब ही। क्या बात समझ में आ रही क्या? आइए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा बेटा? एक्सेस टू कैपिटल। अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है बेटा, जैसे रिलायंस, जैसे डीमार्ट, कल को अगर ये अपने शेयर इशू कर देती हैं, तो आपको क्या लगता है इनके शेयर इजीली सब्सक्राइब हो जाएंगे या इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? मतलब सर लार्ज कंपनीज जो होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, इनका कैपिटल मार्केट में एक्सेस बहुत इजी है। तो कल को इनने अगर सारा भी पैसा डिविडेंड में बांट दिया और इनको कल 6 महीने बाद 4 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ी, तो ये तुरंत मार्केट से पैसा ला सकती हैं। लेकिन आपको पता है कि आपकी कंपनी छोटी है, अभी इतनी ज्यादा गुडविल उसकी मार्केट में, और कल को अगर वो शेयर इशू करने जाए तो थोड़ा सा डर है कि हो सकता है शेयर सब्सक्राइब हो या, तो उस केस में अगर आपकी कैपिटल मार्केट में एक्सेस बहुत अच्छी नहीं है तो आपको पैसा रिटेन करके रखना चाहिए। अरे हाँ या ना? आपके घर में होता ना सिबलिंग्स में
आपके बड़े भाई की घर में इज्जत अच्छी होती कि वो पैसे मांगे मम्मी पापा तुरंत देते हैं, मतलब उसका एक्सेस बढ़िया है। और तुम जब भी मांगो कि मम्मी प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, पर मम्मी दो मार देती है पहले, तू साल भर ही प्रोजेक्ट बनाता है, तू कुछ और तो नहीं कर रहा, मतलब तेरी एक्सेस क्या है मार्केट में, खराब है, तो तुम्हें फिर पैसा कभी भी मिले तो उसको बचा के रखना है, क्योंकि मार्केट से जल्दी मिलेगा नहीं। अरे हाँ या ना, वैसा कुछ समझाया बेटा, लीगल कंस्ट्रेंट। सो आपको पता है एक एक्ट चलता है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013, और अगर मोर स्पेसिफिक बताऊं तो सेक्शन नंबर 24 अगर आप पढ़ोगे तो 24 से लेकर 29 तक आप देखोगे तो वहां पर डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस हैं। तो यहां पर वो क्या बोल रहे हैं कि जब भी आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में सोचोगे तो उन प्रोविजंस को भी ध्यान में रखना है मालिक। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि कंपनीज एक्ट की किसी प्रोविजन को ही आप इग्नोर करके डिविडेंड बांट दो, ऐसा पॉसिबल। जैसे मैं आपको एक इन शॉर्ट में हल्का सा समझाने के लिए बोल देता हूं कि कंपनी बेटा जब डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसीजन ले लेती है तो वो मीटिंग में क्या करते हैं, अनाउंस कर देते हैं कि भैया कंपनी इतने रुपए पर शेयर का डिविडेंड बांट रही है, फॉर एग्जांपल 1 रुपी पर शेयर हम डिविडेंड बांट रहे हैं। तो बेटा ये वो वाली बात हो जाती है कि फिर अगर आपने एक बार बोल दिया तो आपको डिविडेंड बांटना ही, ये कंपनीज एक्ट बोलती है, ये रूल्स बोलते हैं, प्रोविजन बोलते हैं। आप ऐसा मत बोलो कि अरे नहीं नहीं हमने सोचा तो था बांटने का, अब लग रहा है कि दिक्कत हो जाए, रहने दो अब नहीं बांट रहे, ऐसा पॉसिबल, मतलब प्राण जाए पर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। सो बिफोर गोइंग टू मेक द डिसीजन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव टू चेक द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस भी चेक कर लेने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट। अगर कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखे हैं किसी भी पार्टीज के साथ और उस कॉन्ट्रैक्ट में डिविडेंड से रिलेटेड कोई बात लिखी है तो फिर कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते समय उन कंडीशंस का भी ध्यान रखना। से फॉर एग्जांपल कंपनी ने बैंक से लोन लिया था और लोन का जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया तो बैंक ने बोला था कि जब भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी डिविडेंड को तो बिफोर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड कंपनी को हमारा कम से कम 10% लोन पे करना। तो अब क्या करे कंपनी, कंपनी सर पहले तो 10% का लोन रीपे करे, उसके बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की सोचे। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट। बोलो मालिक क्या यहां तक बात समझ में आती है? और यहां पर खत्म हो जाता है सर राजा क्या, डिविडेंड डिसीजन। तो जब भी आप डिविडेंड का डिसीजन लेते हैं तो आपको इन सारी बातों का, ये सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। अगेन मैं आपको बोल देता हूं सर हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट कंप्राइजेस ऑफ 3 डिसीजंस, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड। पैसा कहां से लाएं, पैसा कहां लगाएं और पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करें या, करेक्ट है बात? और इन कलेक्टिवली इन सबको बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ रही होगी। बोलो सर यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी डाउट समस्या? पक्का? चलिए सर तो यहां तक ये बात खत्म हो जाती है। अब हम आगे बात करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम होगा फाइनेंशियल प्लानिंग। एक सेकंड।